नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम यूपीएससी 2023 के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करना। तो एपिसोड 1 पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आशा है कि आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप एपिसोड 1 को देखिए, क्योंकि उसमें आपको 19 से 20 प्रश्नों के हल मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एपिसोड 2 में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज भी लगभग आपको वही 18 से 20 क्वेश्चन को हम लोग हल करना सिखाएंगे। फिर आप एपिसोड 3 देखेंगे तो उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हो गए हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम देखते हैं। जो है वो है 2022 का प्रश्न। यूपीएससी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और टॉपिक क्या है? सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 80 क्वेश्चन का होता है, टोटल 200 मार्क्स का। इन सभी बातों को आपको पहले एपिसोड में बताया जा चुका है कि क्वालिफाइंग होता है, कितना % मार्क्स आपको लाना चाहिए पास करने के लिए, कितना समय है, कितना पॉजिटिव मार्किंग है, कितना निगेटिव मार्किंग है। इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे पहला जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके रीजनिंग में भी है, मैथ्स में भी है। आप चाहे तो जिस भी टॉपिक में इसको रखेंगे वहां ये एडजस्ट कर जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1840 के एक बिल का, ठीक है, ₹50, ₹20 और ₹10, मतलब 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। मतलब आपके पास 3 नोट है, एक है 50 रुपये का, एक है 20 रुपये का, एक है 10 रुपये का। मतलब उसकी क्वांटिटी है ठीक ठाक, बट 3 ही है मूल्य वर्ग, 50, 20 और 10। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपके पास यही 3 मूल्य वर्ग के नोट हैं और वो क्वांटिटी में कितने हैं? 50 है। लेकिन हमारे पास यह नई जानकारी दी हुई है कि 50 के कितने हैं, 20 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे एक्चुअली 3 स्टेटमेंट है और आपको उत्तर क्या देना है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब पहला कथन सही होगा, दूसरा कथन सही होगा, तीसरा होगा, या तीनों सही नहीं होगा, या 2 सही नहीं होगा। इस तरह आपको उसमें ऑप्शन में से चूज करके उत्तर देना है। अगर आपका 1 और 2 सही नहीं होगा मतलब 3 सही होगा। अगर आपका 2 और 3 सही नहीं होगा मतलब 1 सही होगा। आपका 1 और 3 सही नहीं होगा इसका मतलब 2 सही होगा। और तीनों अगर गलत होगा तो आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। तो अगर हम पहले कथन को पढ़ें तो दिया हुआ है कि ₹50 वाले 25 नोट काम में आए। तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं पहला कथन, अगर 50 का नोट 25 काम आए तो 50 गुना 25 कर दिए। उसके बाद बोल रहा है शेष भुगतान ₹20 और ₹10 वाले नोटों में किया गया। देखिए कुल आपने भुगतान कितने का किया है? 1840 रुपए का, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर हम 50 रुपए के 25 नोट यूज कर लिए तो बचे कितने नोट हमारे पास? 25। अगर हम 25 नोट 20 रुपए का ही यूज कर ले, अभी 10 रुपए को छोड़ देते हैं, फिर भी देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारा डिनोमिनेशन था ना उसको भी यूज करने के बाद 1840 नहीं बनता है। ये 1250 हो गया, 25 नोट है ना 20 रुपए का, और यहाँ 500 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 1750 ही हो रहा है। 10 को तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सोच रहे हैं हम मैक्सिमम डिनोमिनेशन भी लेके चल रहे हैं तो आंसर नहीं आ पा रहा है। मतलब ये तो मेरा कभी भी सवाल ही नहीं बनता कि हो सकता है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहां कह रहा है कि 10 वाले 20 नोट काम में आए, सॉरी दूसरा वाला है 20 रुपए वाले 35 नोट काम में आए। तो चलिए 20 रुपए का नोट है, 35 काम आया, बचा कितना? 15 नोट। फिर से मैक्सिमम डिनोमिनेशन का 50 और 10 में कौन है? 50 है। तो 50 का नोट अगर आप 15 भी यूज कर लेंगे ना तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? 35 दूना 70, 700 अब प्लस 750। यहां भी आप देख रहे हैं 1485 रुपए यूज कर पा रहे हैं, जबकि आपको भुगतान करना है 1840 रुपए का। मेरे हिसाब से ये भी आपका
काम नहीं आया। अब हम देखेंगे 10 वाले 20 नोट। तो चलिए स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। यहां पे 10 वाले 20 नोट, ठीक है, बचा कितना 30 नोट। 30 नोट हम 50 का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 50 गुना 30 कर लें, मैक्सिमम डिनोमिनेशन तो 200 और प्लस 1500। तो आप देख रहे हैं ये भी 1700 ही हो पा रहा है, फिर भी 1840 नहीं पूर रहा। छोटा नोट लेते तो सवाल ही नहीं बनता। हम बड़ा भी नोट ले लिए, मतलब बड़ा मतलब बड़े डिनोमिनेशन का भी नोट ले लिए, फिर भी देख रहे हैं कि तीनों में से कोई भी हमारे 1840 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि 1, 2 और 3 ये तीनों कथन हमारा गलत है। मतलब तीनों ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे रोपे गए हैं। 5 क्रमागत पौधों के बीच कुल कितनी दूरी है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। आप मान लीजिए यही है सड़क, ये है सड़क 1.01 किलोमीटर, ठीक है। अब हम यहां पे देख रहे हैं 101 पौधे रोपे गए 1.01 किलोमीटर की लंबी सड़क पे। तो हम 1.01 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1010 मीटर। 1010 मीटर में हम लोग 101 पौधे रोप रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो और ये भी कहा जा रहा है कि एक दूसरे से समान दूरी पे है, मतलब पहला पौधा यहां है तो दूसरा यहां है, तीसरा यहां, ऐसे करके 101 पौधे हैं। तो 1010 को हम लोग अगर 101 से भाग कर देना तो पता चल जाएगा कि हर पौधे के बीच 10 मीटर का ही गैप है। मतलब 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ऐसे कर करके आगे अभी और भी होगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे इतना बनाया नहीं जा सकता। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कितने 5 क्रमागत पौधों के बीच की कुल दूरी। देखिए बच्चे जनरली क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि 1-2 पौधों के बीच में 10 मीटर की दूरी है तो 5 क्रमागत में 10 गुना 5 50 मीटर, और 50 मीटर ऑप्शन में भी दिख जाता है, बट गलत है। आप एक बात समझिए, मान लेते हैं यहां लिखते हैं ABCDE, 5 पौधा है कहां तक 1 2 3 4 5 यहां तक। तो इसके बीच की दूरी क्या है, तो देखिए 10 10 10 और 10, मतलब 10 + 10 20, 10 20 और 10 40। तो 50 मीटर उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा 40 मीटर, क्योंकि यहीं पे आगे आपका खत्म हो गया। बीच की दूरी तो यही है ना, बस यही आपको सोचना था। कभी भी ऐसा गलती ना करें, और ऑप्शन में भी गलती जरूर दिया रहेगा। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक श्रेणी है AA BABCA, ठीक है, इसमें 100वें स्थान पे कौन सा वर्ण आएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे लिखा है सीरीज। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको दिखा होगा कि देखिए अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो पहले आप देख रहे हैं यहां A लिखा है, फिर AB, फिर ABC, फिर ABCD, फिर ABCDE। मतलब क्या हो रहा है, पहले एक वर्ण लिखा है A, फिर AB, फिर ABC, फिर ABCD, मतलब ऐसे बढ़ रहा है ये, ठीक है ना। फिर E है यहां तक, तो अब क्या लिखा होगा ABCDE और F। अब देखिए ये बोल रहा है 100वें स्थान पे। अब ये कितना स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन 100वें स्थान पे तो आप इतना लंबा लिखेंगे क्या, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए एक इसका बहुत अच्छा तरीका है। तरीका ये है कि आप ये देखिए कि 100 से थोड़ा कम है ना तक अगर आपको पता लग जाए तो आगे 2-4 तो आप पता कर ही लेंगे। तो अगर हम ऐसे सोचें कि सपोज कर लेते हैं कि हम A को 13 तक लिख लें। इसका एक तरीका ये है कि अगर आपने ये पढ़ा होगा, देखिए यहां पे 1 है, A लीटर 1, फिर AB लिख दिया तो 2, फिर ABC लिख दिया तो 3, ABCD लिख दिया तो 4,
5 6 ऐसे चल रहा है ना। तो अगर आप पढ़े होंगे बचपन में एक फॉर्मूला कि 1 से लेके n तक के क्रमागत संख्याओं का योग, अगर एक फॉर्मूला होता है ना n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन, और बहुत बच्चे को यह भी पता होगा कि 1 से 10 तक का जो संख्या होता है ना उसका सम आपस में 55 होता है। जनरली लोग याद रखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर ऐसे 10 तक जोड़ते हैं ना तो 55 होता है। ठीक है, तो अगर हम ये बात सोचें, अगर आप इसको भी याद ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 9 10 यहां तक तो आपको पता है 55 होता है। अगर इसको आप जोड़ेंगे ना तो ये 55 होता है। फिर अब 55 में क्या करिए, 11 जोड़िए, 12 जोड़िए और 13 जोड़िए, तो ये हो जाता है 91। ठीक है, 3 2 5 1 6 5 11, ये 91 होता है। अब 14 जोड़ेंगे तो 100 क्रॉस हो जाएगा। अब यहीं पे रुक जाइए, मतलब 91 तक जोड़ कब आया, जब हम 13 डिजिट तक गए ए के। तो आप एक बात समझिए कि ए से 13वें नंबर पे कौन है, ए से 13वें नंबर पे कौन है, तो एम है ना, एम का पोजीशन ही 13 है। मतलब जो 91 स्थान पे है ना वो ए से एम तक लिखा हुआ है, ऐसे करके ए बी सी डी ऐसे करके। लास्ट में जो 91 पे आता है ना वो आता है ए से लेके एम तक। क्लियर, तो ए से एम तक तो लिखा हुआ मिल गया आपको। अब फिर से आप ए से स्टार्ट करेंगे तो 92 नंबर पे क्या आ जाएगा, 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा यहां पे, आई। यही मेरा सही उत्तर है। और बहुत सारे बच्चे को यह भी पता होगा कि 9वें पोजीशन पे आई होता है। अगर आप इतना करने से बचने के लिए आपको क्या होगा, थोड़ा प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अगर आप 91 तक समझ गए कि एम पे खत्म हो रहा है तो 9 डिजिट बचा, मतलब 9 नंबर बच रहा है, तो ए से लेके 9वें नंबर पे कौन आता है, तो सबको पता होना चाहिए आई होता है, 9 पे आई होता है। तो मेरा सही उत्तर आई है। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा बट आसान है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति है ए बी और सी किसी पंक्ति में खड़े हैं क्यू में। ठीक है, किंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं, सी के आगे, आगे का मतलब सी से आगे 11 व्यक्ति हैं, ए के पीछे मतलब ए के पीछे बैक साइड 13 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताना है, मतलब कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझिए कि ए बी और सी 3 लोग हैं, एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, किंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में, चलिए कोई बात नहीं। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो देखिए ए और बी 4 व्यक्ति हैं, तो हम 4 डॉट ऐसे बना दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बी और सी के भी 7 व्यक्ति है। देखिए अगर हम बी और सी के भी 7 व्यक्ति इधर रखें तो मुझे लगता है कि ये न्यूनतम को फिर फॉलो नहीं करेगा, ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, बी और सी के भी 7 व्यक्ति बोल रहे हैं ना, तो इधर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 और 7, सी यहां रख दे, तो देखिए मेरा फॉलो कर गया ना, एक तो न्यूनतम हो गया। उधर आगे रखते तो ज्यादा व्यक्ति हो जाता, हमको कम में काम चलाना है तो हम ऐसे रख लिए। तो देखिए बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति भी हैं, अब मेरा काम आसान हो गया। अब कह रहा है सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, तो देखिए सी के आगे 11 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। सी के आगे 11 व्यक्ति हो गए। ठीक है, ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, ए के पीछे 13 व्यक्ति, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जगह कम था तो नीचे लिख लिए। अब आप गिन लीजिए, यही व्यक्तियों की संख्या है न्यूनतम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22,
यही हमारा सही जवाब है। अगर आप कुछ बच्चे गलती करेंगे तो 32 भी आएगा, अगर आप इधर बनाए होंगे सी को तो, लेकिन मुझे न्यूनतम पूछा जा रहा है तो न्यूनतम हमारा 22 होगा। ठीक है, ये सब ट्रिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड है? तो इसको हम पीछे से करेंगे। एक्स सेकंड में कितने सेकंड होंगे? तो एक्स गुना एक, यहां से लिखते हैं ना, एक्स सेकंड में एक्स गुना एक, मतलब एक सेकंड में एक ही सेकंड होता है। तो एक्स सेकंड में एक्स सेकंड, एक्स मिनट में एक मिनट में कितना सेकंड? 60, तो एक्स मिनट में एक्स इंटू 60 सेकेंड। क्लियर? एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो एक्स सेकेंड एक्स मिनट में सॉरी एक्स घंटे में एक्स गुना 60 सेकेंड। ऐसे भी आपको पता होगा कि एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है। अब यहां तक हो गया। अब एक्स दिन, एक दिन होता है 24 घंटे का, एक घंटे में 3600 सेकेंड, तो एक्स घंटे में एक्स गुना 24 गुना या तो 3600 लिखिए या 60 गुना 60 लिखिए। ठीक है, उसके बाद है एक्स सप्ताह, एक दिन में होता है इतना सेकेंड, तो एक सप्ताह 7 दिन का, तो 7 से गुना कीजिए, तो एक्स गुना 7 गुना 24 गुना 60 गुना 60। अब देखिए कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से आप लोग कर ही लेंगे। यहां हो जाएगा एक्स, यहां हो जाएगा 60x, यहां हो जाएगा 3600x, यहां हो जाएगा 3600 गुना 24x, और यहां हो जाएगा 3600 गुना 7 चौके 28, 7 दूना 14, 2 16, 168x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका सही जवाब आएगा 694861x। ये जो काम है ना ये आपके लिए छोड़ा गया है, कैलकुलेशन आप करेंगे क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। 90% काम मैंने कर दिया है, बस आप इसको कैलकुलेशन करके इसको जोड़ लेना, आपका सही जवाब यही आएगा। और एक चीज आपको ट्रिक बता दें, अगर आप चाहें तो ट्रिक से सोच सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे कि ये तो जवाब हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में एनी हो 1 आना चाहिए, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 दिखना चाहिए। ये भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस 1 दिखना चाहिए, देख रहे हैं ना, यूनिट प्लेस 1 होगा। देखिए अब बचा ये और ये ऑप्शन, इतना छोटा तो सवाल ही नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता कि इतना बड़ा कैलकुलेशन है। देखिए 3600 गुना 168, इतना छोटा तो बन ही नहीं सकता ऑप्शन। तो अगर आप कैलकुलेशन ना भी करते ना तो ऑप्शन नंबर डी लगा के आते। अगर आप थोड़ा बेसिक मतलब अपना लगा लेते कैलकुलेशन कि ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। पी क्यू आर एस टी और यू कितने सदस्य हैं भाई? 6 लोग हैं एक परिवार के सदस्य, आगे लिख भी दिया है। क्यू का की पति पत्नी आर है। अच्छा ऐसा क्यों लिखा है का की पति पत्नी? इसलिए लिखा है कि यहाँ पे क्यू और आर के बारे में जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। क्यू फीमेल है तो आर मेल है, या आर फीमेल है क्यू मेल है। इसलिए क्यू आर पति पत्नी तो है, लेकिन इसमें मेल फीमेल कौन है ये पता नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। टी की माता यू है, ठीक है, और यू की पुत्री एस है, पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। इस परिवार में 2 दंपत्ति है। दंपत्ति का मतलब होता है मैरिड पीपुल, मतलब मैरिड लोग, मतलब 2 माता पिता है, एक तरह से समझ सकते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन एक सही है, इसमें से कोई एक ही सही है, वो आपको पता करना है। चलिए पता करने की कोशिश करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्यू का की पति पत्नी आर है, तो देखिए क्यू और आर ये आपस में पति पत्नी हो गए। हम इस सिंबल से पति पत्नी को डिनोट करेंगे, प्लस से हम मेल को करेंगे डिनोट, और माइनस से हम लोग फीमेल को करेंगे डिनोट। ठीक है, क्लियर। टी की माता यू है, अभी यहां पे काम नहीं बनेगा, इसको छोड़ दीजिए। यू की पुत्री एस है, कोई बात नहीं। पी की पुत्री टी है, नहीं बन रहा। आर का पुत्र पी है, हाँ आर का पुत्र पी है, तो पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे पुत्र बोला है तो पी पॉजिटिव हो गया, मतलब पी मेल है।
अब पीछे चलते हैं, पी से पी और आर में कुछ रिलेशन कहीं दिख रहा है? तो देखिए टी की माता यू है, नहीं काम बन रहा है। यू की पुत्री एस है, पी की पुत्री टी है। अब देखिए हाँ यहां बन गया ना, पी की पुत्री टी है, तो पी को भी एक बेटी है टी। अब देखिए फिर यहां पे कुछ काम बनेगा, टी की माता यू है, देखिए टी की माता यू है मतलब पी और यू आपस में पति पत्नी है। जब ये पति है तो ये पत्नी है, ऐसे भी कह रहा है माता है तो लिख दिए। उसके बाद देखिए और कुछ काम बन रहा है मेरा, कहीं पे कुछ होगा बचा हुआ। यू की पुत्री एस है, यू की पुत्री एस है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में बहन हो गए ये दोनों। अब देखिए दो दंपत्ति बोल रहा था तो दो दंपत्ति आपको दिख गए यहाँ पे, पहला नंबर और दूसरा नंबर। 6 सदस्य हैं तो देख लिए 1 2 3 4 5 और 6, सारा काम आपका हो चुका है। अब चलिए ऑप्शन से, टी का दादा नाना क्यू है क्या? तो देखिए टी का दादा नाना क्यू, क्यू के बारे में तो आप ऐसे भी नहीं बता सकते ना कि मेल है कि फीमेल है, तो दादा नाना सवाल ही नहीं बनता। अगर मान लीजिए ये फीमेल हो जाती और ये मेल हो जाता तब तो मेरा काम खराब हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको अभी हटा दीजिए, मिटा दीजिए, क्योंकि ये हमारा नहीं है डेटा, ठीक है। ये आर है, ये क्यू है। टी की दादी नानी क्यू है, फिर से वही बात है, क्यू के बारे में जब जानकारी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, एक ही बात है दोनों। पी की माता आर है, अब देखिए पी की माता आर है, फिर से वही बात है, क्यू और आर के बारे में तो हम जानकारी बता ही नहीं सकते। तो चौथा स्टेटमेंट आप चेक करें ना करें आपका सही तो होना ही है एक ऑप्शन, तो आप इसको टिक कर लीजिए कि डी हमारा सही उत्तर है। हालांकि चाहे तो चेक कर ले कि क्यू की प्रपौत्री और दोहौत्री टी है, तो जाहिर सी बात है देखिए अगर मान लेते हैं कि ये मेल होंगे तो इसकी प्रपौत्री हो जाएगी या द्रोहोत्री हो जाएगी, क्योंकि देखिए टी फीमेल ही है ना, तो प्रपोत्री और दोहत्री कोई भी तो टी होनी ही है। ऑब्लिक इसलिए लगाया क्योंकि हिंदी में क्या होता है ना, ग्रैंड डॉटर को दोनों कहते हैं, मतलब इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर ही कहते हैं, चाहे आप नतनी हो या पोती हो, तो वही है। ये क्या है, दोनों में यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ ऑब्लिक लगा दिया गया। तो ये तो नतनी हो, सॉरी यहाँ तो पोती हर हाल में होना है क्योंकि मेल है, तो मेल जो होंगे उसके मम्मी पापा, ठीक है, कोई भी तो मम्मी पापा होंगे, और उसकी इसकी बेटी इसकी क्या होगी, पोती ही होगी, चाहे फीमेल हो या मेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यही मेरा सही जवाब है, ठीक है। इसका मतलब ग्रैंड डॉटर है, अगर किसी को इंग्लिश में समझ में हिंदी में समझ में ना आए तो ये ग्रैंड डॉटर है, पोती जिसको बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। चलिए फिर से एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ये है आपका डेटा सफिशिएंसी से। किसी राज्य के 3 शहरों पी क्यू और आर के बारे में नीचे दिए गए प्रश्न और 2 कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 3 राज्य हैं, ठीक, सॉरी तीन राज्य नहीं है, 3 शहर हैं किसी एक राज्य के। मान लीजिए आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के 3 शहर के नाम दिए हुए पी क्यू और आर, ठीक है, ये है 3 शहर। बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शहर पी क्यू से कितना दूर है, पी और क्यू के बीच की दूरी पता करिए। तो कथन 1 कथन 2, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि आप उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या कथन 1 अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो आपका पहला उत्तर हो जाएगा। अगर कथन 2 अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो कथन 2 मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलाकर आप उत्तर दे पा रहे हैं तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर दोनों कथन को मिलाकर भी आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। एक बात इसमें अच्छी बात डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है ना कि आपको उत्तर परफेक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है, बस आप इतना देख लीजिए कि क्या उत्तर तक पहुंच पाएंगे, बस पहुंच पाएंगे तो आपका वहीं पे आंसर हो जाएगा। बस आपको पहुंचना है, जरूरी नहीं कि आप फाइनल आंसर निकाल के ही लाइए। अगर आपको लग रहा है, अगर आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप बस इतना पता कर पाते हैं कि हम पहुंच जाएंगे उत्तर तक, तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपसे वो उत्तर पूछा ही नहीं रहा है। आपसे केवल पूछा जा रहा है कि आप दे पाओगे उत्तर तो बताओ, नहीं दे पाओगे तो बताओ। अगर आप टैलेंटेड हैं थोड़ा बहुत, अगर डेटा सफिशिएंसी आपने पढ़ा होगा
तो एक चीज में देखिए, ये पूछ रहा है पी और क्यू के बीच कितनी दूरी है, और यहां से बोल रहा है शहर क्यू और आर के बारे में जानकारी दी हुई है। तो कभी भी पहला कथन तो अकेला पर्याप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी के बारे में जानकारी दी हुई नहीं है। फिर से पी आर के बारे में जानकारी दे रही है हमसे, हाँ दिया जा रहा है, और हमसे पी और क्यू के बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो अकेला ये भी पर्याप्त नहीं है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे भी आपका खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा दो ही ऑप्शन, तो अब चलिए दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देंगे। और हाँ, एक बात ये भी समझिए, डेटा सफिशिएंसी में भी एक बात और बहुत समझने वाली बात ये है कि आंसर यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो आंसर हो, कि आंसर 40 भी है 60 भी है। कहते हैं ना कई बार दो आंसर निकल जाता है, तो आप बोलिए आप ही तो कह रहे थे कि आंसर पता लगना चाहिए। पता लगना चाहिए, लेकिन आंसर यूनिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो आंसर हो, चार आंसर हो, नहीं, आंसर यूनिक होगा, मतलब एक ही आंसर होगा। क्यों बता रहे हैं, अभी पता लगेगा। पी, अब कथन है कि क्यू आर से 18 किलोमीटर दूर है, तो देखिए क्यू और आर के बीच 18 किलोमीटर दूर है, तो लिख दिया 18 किलोमीटर, पहला आंसर, पहले मतलब कथन से। और दूसरा कह रहा है कि पी आर से 43 किलोमीटर दूर है, तो देखिए यहाँ पी डालें, यहाँ आर, 43 किलोमीटर। तो क्यू और पी के बीच दूरी कितनी हो गई, 61, है ना, 18 + 43। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी रुकिए, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, मान लेते क्यू आर ऐसे लिखे आप 18, क्लियर। और पी और क्यू के बीच दूरी क्या है, पी और आर के बीच दूरी है ना, सॉरी आप क्यू और यहाँ क्यू है ना, ठीक है, क्यू और आर के बीच दूरी है ना आपका 18, क्यू और आर के बीच 18 है। और आपसे यहाँ बोल रहा है पी और आर के बीच, तो पी हम ये इधर भी तो लिख सकते हैं। ये है 43, ऑलरेडी 18 यहाँ लिख चुके, तो यहाँ 25 लिख देते। देखिए 25 + 18 43। अब पी और क्यू के बीच यहाँ पे दूरी आ जाता है मेरा कितना, 25। फिर से गड़बड़ हो गया ना, एक बार 61 आ रहा है, एक बार 25 आ रहा है, और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। हम कहते हैं ऐसे भी तो बन सकता था, पी क्यू आर, लीजिए ट्रायंगल फॉर्म में भी बन जाएगा, किसी भी तरह बना लेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी कहा है कि भाई सीधा होना चाहिए, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अकेला तो है ही ना पर्याप्त, तो मिलाकर भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कथन एक और कथन दो दोनों मिलाकर भी हम उत्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सिलोजिज्म बनाने में सबको मजा आता होगा वेन डायग्राम से, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन यद्यपि सामान्य ज्ञात तथ्यों से असंगत प्रतीत हो, लेकिन आपको सही मानना है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है ना, क्योंकि सिलोजिज्म का जो स्टेटमेंट होता है ना, थोड़ा अटपटा सा होता है, तो इसलिए पहले लिख जाता है कि भाई आप इसको सही माने, ऐसा ना माने कि ये तो कथन ही गलत होता है। इसलिए कहता है कि सामान्य तथ्यों से असंगत लगता होगा आपको, लेकिन इसको आप सही माने। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, तब निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए इन कथनों से तर्क संगत रूप से अनुगमित होता है या होते हैं। इसलिए होता होते हैं लिख रहा है, क्योंकि अगर एक होगा तो होता, और अगर दो होगा तो होते। कथन 1, कथन 2 और निष्कर्ष 1 2 3 4। तो पहले कथन हम देख लेते हैं। सभी कलमे किताबें हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है ना रियल लाइफ में, लेकिन वही बात है, सामान्य ज्ञात तथ्यों से असंगत है, लेकिन हमको सही मानना है। तो देखिए सभी कलमे, मान लेते हैं ये पूरा कलम है, और ये सभी कलम जो है ना वो किताब है, मतलब किताब के अंदर कलम आ गया, सभी का सभी कलम किताब हो गया यहाँ पे। और कोई भी कुर्सी क्या है, कलम नहीं है। तो देखिए कोई भी कुर्सी क्या है, कलम नहीं है, तो कुर्सी यहां हो गया, कलम यहां हो गया, कुर्सी और कलम के बीच कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हम यहां पे भी कुर्सी बना सकते थे, यहां भी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब किताब के अंदर कुर्सी आ सकता है, बाहर भी रह सकता है। पहला है आपके पास जानकारी या निष्कर्ष कि क्या सभी कुर्सियां किताबें हैं। तो देखिए क्या सभी कुर्सियां किताबें हैं, तो हाँ यहां पे तो है, लेकिन यहां पे नहीं है। यहां पे तो सभी कुर्सी किताबें दिख रही है, लेकिन यहां पे तो नहीं दिख रहा। और सिलोजिज्म में
हर पॉसिबिलिटीज या हर संभव वेन डायग्राम फॉलो करना चाहिए। अगर एक भी फॉलो ना करे तो वो हमारा डाउटफुल केस में जाता है, और सिलोजिज्म में डाउटफुल केस को हम कंसीडर नहीं करते हैं अगर पॉसिबिलिटीज ना हो तो। दूसरा है कि कुछ कुर्सियां कलमे हैं। तो देखिए, कुछ कुर्सियां कलमे, कलम और कुर्सी के बीच तो पहले ही बोल रहा है रिलेशन नहीं है, कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, तो कुछ का तो सवाल ही नहीं बनता, ये तो ऐसे भी गलत है। सभी किताबें कुर्सियां हैं, देखिए सभी किताबें कुर्सियां इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि कलम वाला हिस्सा तो कभी कुर्सी हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऐसे भी गलत हो जा रहा है। चौथा है कोई भी कुर्सी किताब नहीं है। कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। यहां पे तो सही है लेकिन यहां पे गलत हो जा रहा है क्योंकि अंदर भी तो बन जा रहा है, मतलब पहला वाला ही केस है। तो इस तरह देखिए कि कोई भी जो कथन है ना, सॉरी निष्कर्ष, वो फॉलो नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी अनुगमित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से वही सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट वही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 कथन है और 3 निष्कर्ष है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं, कुछ डॉक्टर शिक्षक है। तो देखिए कुछ डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा, कुछ डॉक्टर यहाँ शिक्षक है, तो यहाँ शिक्षक लिख लीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है सभी शिक्षक इंजीनियर है। तो देखिए सभी शिक्षक यहाँ पे इंजीनियर भी हो गए, ठीक है, सही है ना, इंजीनियर ऐसे लिखा जाता है, दोबारा लिख लें, सभी शिक्षक इंजीनियर है। सभी इंजीनियर वैज्ञानिक है, लीजिए सभी इंजीनियर वैज्ञानिक भी हो गए। अब आते हैं निष्कर्ष पे कि निष्कर्ष सही है या गलत है। कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। तो देखिए कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं क्या, तो देखिए वैज्ञानिक का थोड़ा सा हिस्सा डॉक्टर में तो आ गया ना ये वाला, तो ये सही है। सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं क्या, तो सभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इतना सही दिख रहा है, हालांकि यहाँ हो सकता था इंजीनियर लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा ना, तो फिर डाउट वाला केस है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं क्या, तो देखिए कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है, देखिए इतना सा तो डॉक्टर इंजीनियर है ही, तो ये सही हो गया। मतलब मेरा 2 ही स्टेटमेंट सही है, एक पहला और एक तीसरा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 दोनों हमारा अनुगमित होता है। चलते अगले क्वेश्चन को देख। 8 विद्यार्थी है, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब सेंटर की ओर समान दूरी पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। यह भी जरूरी नहीं है कि पहले ऐसे लिखा हो ABCDEFGH, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता। कहा जा रहा है V और D ना तो C के निकट है ना ही C के ठीक सामने बैठे हैं। E और D के बीच A बैठा है और B और H के बीच में F बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित रूप से सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से बनाना होता है। आपका एक सर्कल दिया हुआ है, यही मेज है, एक और बना लीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो मेरी बात को फॉलो करिएगा, 2 ऑप्शन लेके चलिएगा, जल्दी बनेगा। 8 लोग बैठे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी का मुख केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सभी का मुख केंद्र की ओर। अब चलते यहां से, B और D ना तो C के निकट है ना ही सामने बैठे हैं, मतलब B और D, अब देखिए C अगर यहां बैठा होगा तो B और D यहां नहीं बैठ सकता है, और ना B और D सामने बैठ सकता है C के, कोई मतलब इतना प्लेस पे B और D नहीं होगा। अब देखिए दूसरा है कि E और D के बीच में A बैठा है। तो देखिए E और D के बीच में A बैठा है, तो हम यहां पे बनाते हैं ये वाला, है ना, E और D के बीच में A बैठा है, तो देखिए ऐसे बन सकता है ना, E और D के बीच में A, ठीक है, और B और H के बीच में F बैठा है। अब देखिए B और H के बीच में F बैठा है, तो हम यहां बना दें B और H के बीच में F बैठा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित रूप से फॉलो करता है या सही है। A और G के बीच में B बैठा है क्या, तो आप समझिए कि A और G के बीच में B बैठा है कि G के ठीक सामने C बैठा है, F के ठीक सामने E बैठा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। मान लेते सी के सामने बी डी यहां नहीं बैठ सकता, हम कहते हैं अगर हमको बैठाना हो, अब देखिए यहां पे है कि डी और ई के बीच में ए बैठा है, तो हम यहां डी बैठा दिए। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, डी और ई के बीच में ए बैठा है ना, तो डी ई यहां रख देते हैं, ए को यहां बैठा देते हैं, लीजिए बैठ गया ना, क्लियर। और हम कहते हैं यहां पे ई हो जाता तो यहां डी हो जाता। और भी पॉसिबिलिटीज आपको बताते हैं, सी के सामने बी डी नहीं बैठने बोल रहा है या बगल में नहीं बैठने बोल रहा है, तो देखिए हम यहां पे ऐसा करते हैं, ए और यहां पे सी को बैठा दें, कोई दिक्कत है। यहां पे देखिए बी और डी नहीं आ पा रहे क्योंकि यहां बी रखे, तो बी डी देखिए यहां भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखिए यहां डी आ गया, अब देखिए ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ए यहां नहीं आ पाएगा। तो इस तरह जो है ना इस क्वेश्चन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी। जब आप बनाएंगे ना वेन डायग्राम, उसका मतलब वृत्त में बैठाने की कोशिश करेंगे सर्कल में, तो कहीं भी किसी का फिक्स जगह नहीं हो पा रहा, एक में कुछ बनेगा, दूसरे में कुछ बन जाएगा, तीसरे में कुछ बन जाएगा, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी। तो ऐसे केस में हम कुछ भी कंफर्म नहीं बता पाएंगे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। जब ऐसे क्वेश्चन में आप जब कंफ्यूज हो जाएं, और ज़्यादा आप टेंशन ना लेना, जहां देखना कि एक से दो पॉसिबिलिटीज बन पा रहा है ना, किसी एक ही आदमी का दो जगह पॉसिबिलिटीज बन पा रहा है, वहीं पे आप गलत कर देना। जब एक आदमी का दो जगह पॉसिबिलिटीज बनेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे का भी जगह गड़बड़ाएगा, वह दूसरे का भी प्लेस चेंज हो जाएगा। तो मेरा सही उत्तर डी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हम चलते क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। 5 मित्र है पी क्यू एक्स वाई और जेड, कुछ नोटबुक खरीदे, संगत सूचनाएं नीचे दी गई है। अब देखिए 3 4 5 सूचनाएं दी गई है और आपसे लास्ट में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपये है, तो सभी नोटबुक की कुल लागत कितनी है। पहले ये पता लग जाएगा कि नोटबुक कितना खरीदाया है, तो आप आसानी से 40 से गुना करके बता देंगे कि कितने का खरीदा गया है। पहली जानकारी यह है कि एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक जेड ने खरीदी। तो देखिए एक्स अगर ए नोटबुक खरीदा होगा तो उससे 8 अधिक जेड ने खरीदा है, तो ए प्लस 8। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, बहुत आसान था ना कि एक्स अगर ए नोटबुक खरीदता है तो जेड ए प्लस 8 खरीदता है। एक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो मजबूरी में कोई एक वैल्यू लेना पड़ा ए। पी और क्यू मिलकर 21 नोटबुक खरीदते हैं, तो देखो पी प्लस क्यू मिलकर 21 खरीदते हैं, इसको भी लिख दीजिए। ये दूसरी जानकारी है। तीसरी जानकारी है पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 क्यू ने खरीदी। यहां से मेरा काम बनेगा, यहां कह रहा है कि पी और क्यू के बीच में डिफरेंस है 5 का, यही तो कह रहा है ना कि पी ने जितनी खरीदी क्यू उससे कम खरीदा है 5, पी ज्यादा खरीदा है क्यू 5 कम खरीदा है। तो हम कह सकते हैं ना पी प्लस क्यू 21 है, पी माइनस क्यू 5 है, तो इससे निकल जाएगा 2p बराबर 21 5 26, p बराबर 13। मतलब p 13 खरीदा है, q 8 खरीदा होगा। और देखिए 13 में 8 घटाने पे 5 आ जाता है, तो इसको मिटाइए और आप सीधा आंसर लिखिए p 13 q 8। समझ गया ना कैसे लिखे। देखिए 13 में 8 घटाने पे 5 आ रहा है ना, यहां तक हो गया। अब है x और y ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदा है, x प्लस वाई 28, इसको ऊपर लिखते हैं। x का नहीं पता है तो नहीं बता सकते। x ने जितनी नोटबुक खरीदी है उससे 5 अधिक p ने खरीदा है, बहुत आसान है। p 13 खरीदा है, x से 5 ज्यादा है ना, तो कितना खरीदा होगा x खरीदा होगा 8, है ना, यही तो कह रहा है। x ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक p ने खरीदा है, p 13 तो ये 8। तो अब देखिए x मेरा 8 पता लग गया, तो अब हम a के जगह 8 लिख लें और a प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16। कोई दिक्कत। अब एक चीज और देखिए, x 8 खरीदा है, x प्लस वाई 28 खरीदा है, तो y 20 खरीदा होगा, है ना, 20 प्लस 8 28। सारी जानकारी लगभग मिल गई क्या। हाँ हो गया। अब पता कर लीजिए कि पांचों मित्र मिलकर कितने नोटबुक खरीदे। तो देखिए 8 प्लस 16 24 प्लस 13 37, 37 8 45, 45 8 45, या जोड़ में फिर से गड़बड़ हो रहा है, एक बार जोड़िए दोबारा, 8 प्लस 16 24,
16 8 24, 24 3 27, 10 37, 8 45, 8 53 और 20 63, हाँ सॉरी 73। या कुछ गड़बड़ हो रहा है जोड़ में, इसको हम अच्छे से जोड़ेंगे। 8 + 16 + 13, हम 2 बार कुछ तो नहीं जोड़ रहे हैं, हाँ देखिए एक्स को हम 2 बार जोड़ रहे हैं ना, एक्स हटाइए यहाँ से, 5 ही लोग हैं ना, ZPQXY। ठीक है, अब जोड़िए 16 + 13 29, और 29 8 37, 8 45 20 65, 45 20 65। 65 नोटबुक खरीदे गए हैं 5 दोस्त के द्वारा। एक नोटबुक का कीमत है 40 रुपये, तो 65 नोटबुक का कीमत कितना हो जाएगा दोस्त? 65 गुना 40, 2600 रुपये। 2600 रुपये मेरा सही जवाब है। बहुत साधारण सा और बहुत आसान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई व्यक्ति घर से 14:30 पे निकला है, मतलब 2:30 दिन में, है ना, ये 24 आवर्स का क्लॉक है। यात्रागर गांव पहुंचा, मतलब अपने घर से निकलकर गांव पहुंचा, मतलब व्यक्ति शहर में रह रहा होगा, हालांकि इस बात से कोई मतलब नहीं है। तब गांव की घड़ी ने 3:15 का समय दिखाया। अब यहाँ पे रुकिए, अगर आप मान लीजिए 15:15 मतलब 3:15 ना, 2:30 पे आप निकले PM में, पहुंचे हैं 3:15 में, तो आपने समय कितना लिया है? तो देखिए 30 मिनट और 15, 45 मिनट आप जाने में लगा लिए। 45 मिनट में आप गांव पहुंच गए, वहां 25 मिनट आप रुके, मतलब 3:15 से आप 25 मिनट रुक गए, मतलब आप 3:40 तक गांव पे रहे हैं, गांव में रहे हैं। फिर से वहां आप अपने पहले वाले मार्ग की अपेक्षा 1.25 टाइम्स, मतलब 1.25 गुना, मतलब 1.25 गुना जर्नी ज्यादा कवर किया आपने, और चाल भी अपनी 2 गुनी कर ली, और 4 बजे पहुंच गए। ठीक, तो 3:40 से 4 बजे अगर आप पहुंचे हैं, मतलब आप मात्र 20 मिनट्स में आ गए, जबकि आप जर्नी लंबी लिए हैं, लेकिन आपने चाल भी तो बढ़ा दिया है, तो हो सकता है आप जल्दी पहुंच गए होंगे, और पहुंचे ही हैं। तो कह रहा है कि घर की घड़ी गांव तुलना में गांव की घड़ी धीमी है 10 मिनट, 5 मिनट धीमी है, 10 मिनट तेज है, या 5 मिनट तेज है। ये थोड़ा पजल का क्वेश्चन है और टाइम एंड डिस्टेंस का भी यूज होगा। अब एक बात समझिए कि जाने में लगा 45 मिनट, आने में लगा 20 मिनट, आपने कुल टाइम लगाए मिनट का, मतलब आप आने जाने में 65 मिनट का समय लिए हैं, है ना, 45 + 20 65। अब एक बात समझिए, मुझे तो ना डिस्टेंस पता है ना आपका स्पीड पता है, जो व्यक्ति है उसकी स्पीड भी नहीं पता ना, तो मान लेते डिस्टेंस D रहा होगा, स्पीड S रहा होगा, तो टाइम लगा होगा T1। ठीक है, D/S = T1, पहला है। अब दूसरी बार उसने क्या किया, अपने इस डिस्टेंस को 1.25 D कर दिया, 1.25 गुना बढ़ा दिया, स्पीड को कर दिया 2S, इस बार टाइम लगा T2, T2 मतलब 20। अब एक बात समझिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे D/S आपको दिख पा रहा है, और D/S की वैल्यू यहां पे क्या है? T1 है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1.25/2, T1 = T2। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब आप इसको कटाएंगे ना, तो देखिए यहाँ 200 हो जाएगा, और इसको कटा दीजिए आप, 25 पंचे और 25 अठे, मतलब T2 बराबर हो जाएगा 5/8 T1। ठीक है, 5/8 T1। तो अब हम कर सकते हैं T1 + T2, अगले पेज पे करते हैं। T1 + T2 आपको लगा है 65 मिनट। देखिए आपका T1 तो T1 ही है, यहां लिख देते हैं T1, और T2 के जगह आप क्या लिख सकते हैं? 5/8 T1, 5/8 T1 बराबर 65 मिनट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8T1 + 5T1/8 बराबर 65। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 13T1/8 बराबर 65, और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13T1 बराबर 65 गुना 8,
और T1 का मान हो जाएगा 65 गुना 8/13, मतलब 40 मिनट। थोड़ा सा आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि अभी तो आप बताए थे कि 40 मिनट लगा था, 45 मिनट लगा था, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 40 मिनट है जब आप कैलकुलेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा दिखाया गया है, लेकिन आप लिए हैं 40 ही मिनट। तो कहने का मतलब है कि गांव की घड़ी जो है ना 5 मिनट फास्ट है। आप बेसिकली वहां 3:10 पे ही पहुंचे थे। 40 मिनट लेने का मतलब है कि आप 2:30 से निकले और 2:30 से निकले और 15:10 पे पहुंच गए थे, लेकिन घड़ी वहां 15:15 दिखा रहा था। मतलब गांव की घड़ी 5 मिनट तेज है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझिएगा इसको, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा इसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति X है जो कुछ कलमें 6 बच्चों ABCDE और F में बांटना चाहता है। ठीक है, यदि A को मिली कलमों की संख्या B को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी, C को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी, D को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी, E को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी और F को मिली कलमों की संख्या की 6 गुनी है, तो X को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए कि हर को मिली कलमों की संख्या सम संख्या हो। इस पे हम ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इवन नंबर में सबको पेन देना है, मतलब जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे, ऐसा नहीं कि 1 15 17, ये सब ऑड नंबर है। और ये जितनी जानकारी थी यहां से, ये सब आपके ए के बारे में है, ये जितनी जानकारी है। ठीक है, मतलब क्या है कि ए के पास जो कलम है ना वो बी का 2 गुना, ए के पास जो कलम है वो सी का 3 गुना, ए के पास जो कलम है वो 4 का डी गुना, ए के पास जो कलम है वो 5 का डी गुना। ठीक है, सॉरी, ABCDE, यहां पे ई आएगा, है ना, 4D हो गया, 5E, और ए के पास जो कलम है वो 6F के बराबर है। 6 गुनी तो मतलब 6F। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि कैसे इस प्रश्न को हल करें। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो 147 पेन लें कि 150 पेन लें कि 294 लें कि 300 पेन लें। तो कि ऑप्शन से नहीं बना पाएंगे, या बना भी पाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप एक चीज देखिए कि अगर वो 2 3 4 5 6 गुना है सबका, तो हम इसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे ना, तभी ये बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 3 4 5 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये हो जाता है 60। ठीक है, अगर मान लेते हैं व्यक्ति 60 पेन ही खरीदता, व्यक्ति अगर 60 पेन ही खरीदता, तो बांटने की कोशिश करिए 60 पेन में ही। अगर 60 पेन होता तो देखिए ए को कितना पेन देना पड़ता, सॉरी, ए को यहां से बांटिए, तो इसको 10 पेन देना पड़ता, इसको 12 देना पड़ता और इसको 15 देना पड़ता। बस यहीं पे आपका काम खराब हो गया, क्योंकि कलमों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तो यहां पे गड़बड़ हो गया। अगर हम 60 के ही, आप क्या कीजिए, मल्टीपल में नंबर लेने का सोचिए, क्योंकि आपको एलसीएम 60 आया है, तो 60 के जगह अब हम 2 से गुना करते हैं तो 120 आता है। मान लेते हैं कि व्यक्ति 100 नहीं, सॉरी, ये नहीं है कि व्यक्ति 120 पेन खरीदा, ऐसा नहीं है। हम ये सोचते हैं कि 120 पेन में हम बांटने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ए के पास 120 पेन रहा होगा, या यहां से, हाँ, ए के पास 6E है ना ये, तो 120 पेन अगर हम लेके चलें तो देखिए यहां पे 120 अगर ए के पास है, ठीक है, तो बी के पास कितना पेन हो जाएगा, उसका आधा 60, तो बी के पास कितना हो जाएगा भाई 60, सी के पास 40, डी के पास कितना हो जाएगा, देखिए यहां डी है ना 30, ठीक है, ई के पास कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए 120 को तो 24, एफ के पास कितना हो जाएगा, 120 को 6 से डिवाइड कीजिए तो 20। देख रहे सबको सम संख्या में पेन मिल रहा है।
यहाँ पे जो 60 है ना, वो सपोज कर लीजिए एक खरीदा होता तो यहाँ पे कितना हो जाता 30, यहाँ पे हो जाता 20 और यहाँ पे 15 हो जाता, इसीलिए 15 ये 60 नहीं लिए। 120 में देख रहे सेटिस्फाई कर गया। 120, 60, 40, 30, 24, 20, अगर ये संख्या में लोगों को पेन देना शुरू करें, और देखिए ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना, डी का 4 गुना, ई का 5 गुना, एफ का 6 गुना। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो देखिए 120 और 60, 180, 40, 220, 30, 250, 20, 270 और 24, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 294। ठीक है ना, तो मेरा सही जवाब है 294, एकदम सही उत्तर है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। आपके सीसेट के पेपर में ना डेटा सफिशिएंसी का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत। ठीक है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ किसी वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। फिर से वही है, एक सर्कल है, इस बार 6 ही व्यक्ति है, व्यक्ति कम है। बताया था ना 2 फिगर लेके हमेशा चलना है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, पूछा जा रहा है कि एक के ठीक बाएं। अब किसी का मुख अगर केंद्र की ओर है तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट। तो ए के ठीक बाएं पूछा जा रहा है। अब देखिए फिर से वही बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि यहां पे कथन 1 में बोला जा रहा है कि सी के सामने बी और बी और ई के बी बैठा है और ई के ठीक सामने डी बैठा है। फिर से यहाँ पे ए के बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो अकेला हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बोल रहा है बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है, फिर से ये अकेला नहीं हो सकता क्योंकि ए के बारे में कोई बातचीत नहीं है। ये तो आना चाहिए ना उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, दोनों को मिला के बातचीत करते हैं। अब सी के सामने बी बैठा है, तो देखिए यहाँ सी के सामने बी बैठा दिए, और यहां अगर सी हो तो यहां बी होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद बोल रहा है और ई के सामने डी बैठा है। कहां बैठाइएगा ई के सामने डी, बहुत ऑप्शन है, एक बार यहां बैठा दीजिए ई के सामने डी, और एक बार यहां बैठा दीजिए ई के सामने डी। ठीक है, और यहां भी तो बैठा सकते हैं, यहां भी तो बैठा सकते हैं, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है। अब यहां पे देखिए दूसरे इसमें कथन में बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर एफ, यहाँ पे तो बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठ गया। यहाँ के बी के ठीक बाईं ओर यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एफ नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी डी और ई बैठा है, मतलब इस प्लेस पे तो पॉसिबल नहीं था ये। तो हम क्या करेंगे, डी और ई यहीं पे आएगा क्योंकि बी के ठीक बाईं ओर यहाँ पे एफ बैठेगा, तो डी और ई यहाँ आ सकता है, डी और ई यहाँ आ सकता है। अब आप बताइए कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ए का प्लेस यहाँ पे एक ही बच रहा है, ये वाला, क्लियर। और यहां पे बच रहा है, यहां पे कौन वाला प्लेस बच रहा है, तो 1 2 3 4 5, यहां पे बच रहा है ए। तो देखिए ए के ठीक बाएं यहां पे डी और ई आ रहा है, ए के ठीक बाएं यहां पे डी और ई आ रहा है, लेकिन यहां पे अभी भी एक कंफर्म आंसर नहीं मिल पा रहा है कि डी या ई, डी या ई दोनों आ रहे हैं, मतलब डी भी हो सकता है ई भी हो सकता है। तो इसी वजह से हम कह नहीं सकते, ये 2 ऑप्शन तो आप गलत ही कर चुके थे अकेला, और साथ मिलाकर भी हम अभी भी जवाब नहीं दे पा रहे, तो मेरा आंसर डी ही होगा। क्लियर, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। फिर से वही है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए। मनीषा की आयु क्या है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि मनीषा अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है, तो मान लेते हैं मनीषा की आयु यहां पे x वर्ष है, तो मदर की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 24 है ना, 24 वर्ष छोटी है ना। पहले कथन से तो आप नहीं दे पाए उत्तर, क्योंकि x प्लस 24 से कहां पता लग रहा है मनीषा की आयु। 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां की आयु 3:5 के अनुपात में होगी, इससे भी अकेला दे पाएंगे क्या, तो अकेला अकेला तो खैर नहीं दे पाए, मिलाते हैं। 5 वर्ष बाद मनीषा की आयु x प्लस 5, 5 वर्ष बाद मदर की आयु x प्लस 24 प्लस 5, और इसका अनुपात हो जाएगा आपका 3:5। देखिए अगर आप
कैलकुलेशन करना चाहें तो कर लें, और अगर ना भी करना चाहें, अगर आप इतना समझ पा रहे होंगे कि इससे आपका x का वैल्यू आ जाएगा आराम से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, बस इतना ही आपको पता करना था। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा कि दोनों कथन मिलाकर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सॉरी, इस बार ऑप्शन नंबर सी पे है, ये ऑप्शन है, डी नहीं है, डी में नहीं वर्ड यूज कर दिया। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहां पर सी, कि हम दोनों कथन मिलाकर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। x का वैल्यू यहां पे आ जाएगा, चाहे तो आप कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x का मान आपका एक पॉसिबल वैल्यू आ सकता है। और आप स्मार्ट हैं तो आप इससे ज्यादा मत करिए, ये मेरा सजेशन नहीं है, ये एक तरह से आपको मतलब टाइम बचाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको उत्तर देना ही नहीं है, सिर्फ आपको बताना था कि आप पता कर पाओगे तो हाँ कर पाएंगे, काम खत्म। फिर से वही है डेटा सफिशिएंसी। देखिए डेटा सफिशिएंसी का कितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। 6 व्याख्यान है, लेक्चर है ABCDE और F, ठीक है, जो प्रत्येक 1 घंटे की अवधि पर होता है, मतलब A और B के बीच में 1 घंटा, B और C के बीच में 1 घंटा। हालांकि ये जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, और 8 बजे से स्टार्ट होता है और 2 बजे खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, देखिए 6 है तो 8 से 14, 2 बजे खत्म। अब बोल रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, तो तीसरी व्याख्यान अवधि में कौन सा व्याख्यान है, मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा व्याख्यान होता है। ठीक है, कथन 1 है कि व्याख्यान F के ठीक पहले A है। तो देखिए पहला कथन है कि F के पहले A है और ठीक बाद में, F के ठीक बाद में C है। तो अभी भी देखिए यहां पे 3 व्याख्यान बच रहा है, तो यहां पे हो सकता है ऐसे हो तीनों, या हो सकता है यहां पे तीनों ऐसे हो, तो ये डाउटफुल केस बन रहा है, तो कथन 1 तो अकेला हो ही नहीं सकता। चलिए इसको हटाइए। कथन 2 है कि व्याख्यान बी के बाद कोई व्याख्यान नहीं है, तो मान लेते हैं बी के बाद कोई नहीं है, लेकिन यहाँ 5 आगे है और इसका कोई भी सीक्वेंस हमें पता नहीं है, तो ये भी अभी नहीं बता पाएंगे कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो ये भी कथन अकेला पर्याप्त नहीं है। दोनों को मिला देते हैं कि व्याख्यान F के ठीक पहले A है, तो चलिए F के पहले A है और A के उसके बाद C है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि B के बाद कोई व्याख्यान नहीं, तो चलिए मान लेते हैं ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6, पॉसिबल है ना। तो मेरा सही जवाब यहां पे क्या आ रहा है, C। लेकिन आप ऐसे भी तो लिख सकते थे AFCB, और ये भी तो 6 व्याख्यान है। B के बाद देखिए यहां भी कोई व्याख्यान नहीं है, यहां भी कोई नहीं है, तो यहां पे उत्तर A हो जा रहा है, यहां पे उत्तर A हो जा रहा है, यहां C और यहां A। तो अभी भी आप बता पा रहे हैं कंफर्म, हम आपको पहले ही बताए थे कि आंसर यूनिक होना चाहिए डेटा सफिशिएंसी में, तो मेरा उत्तर यहां भी अकेला तो नहीं ही था, दोनों मिलाकर भी आप अभी भी नहीं दे पा रहे, तो आपका उत्तर केवल और केवल डी होगा, कि मतलब हम दोनों कथनों को मिलाकर भी अभी भी उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी और सी शून्येतर है। शून्येतर का मतलब इसमें 0 नहीं है, ठीक है ना। 3 अंकों को निरूपित करते हैं। मान लीजिए ए बी और सी से बिना किसी अंक को दोबारा प्रयोग किए बनी 3 अंक की सभी संभव संख्याओं का योग x है। अब कह रहा है x का 4 अंकीय लघुत्तम मान, मतलब मिनिमम वैल्यू 1332 न्यूनतम, और x का 3 अंकीय मैक्सिमम वैल्यू 888 है। अब देखिए हमारे पास संख्या है ए बी और सी शून्येतर है, मतलब 1 से लेकर 9 तक यूज कर सकते हैं, यही तो मेरे पास अंक होता है ना जिससे हम संख्या बनाते हैं। तो अगर मिनिमम बनाना है तो मिनिमम 3 संख्या तो यही है ना, 1 2 3। तो चलिए 1 2 3 से हम लघुत्तम मान बनाने की कोशिश करते हैं, लघुत्तम संख्या। तो देखिए पहला तो 1 2 3 हो जाएगा, फिर बनाए तो 1 3 2 हो जाएगा, फिर बनाए तो आप क्या बना सकते हैं, 1 1 3 2 हो गया, फिर बनाइए तो 2 3 1 है ना, 3 2 1 और बनाइए, बनेगा। उसके बाद बन जाएगा 1 3 2, तो आप बना ही लिए, 3 2 1 बन गया। उसके बाद 2 3 2 1 3 बनाइए, है ना, 2 1 3, और उसके बाद 3 1 2। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। अगर आप इसको जोड़िएगा ना, यही बोल रहा है कि सबको जोड़िए, तो देखिए 3 2 5 1 6 7 2 9 3 12, ठीक है ना, 2 3 2 5 3 8 3 11 2 13, 4 2 6 3 9 2 11 1 12 1 13। देखिए
1332 तो आ गया मेरा, मतलब पहला वाला कथन से तो मेरा सही है पहला कथन, कि पहला कथन सही है कि 4 अंकीय लघुत्तम मान 1332 आ गया। अब चलते बृहत्तम या महत्तम, तो 7 8 9 लेंगे ना, कि इससे बड़ा तो कोई नहीं है, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, या बड़ा उससे बड़ा या उससे बड़ा। अब 7 8 9 से हम पहला ही नंबर बना पा रहे 9 8 और 7, अभी तो और भी बनेगा, और बोल रहा है कि उसको जोड़िएगा तो 888 आएगा। अरे भाई पहला ही वैल्यू 987 है, आप जोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, ये तो पहला ही से छोटा हो गया ये, तो ये तो पॉसिबल किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो मेरा जवाब होगा कि केवल एक हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक संख्या आधारित वाला है जिसके लिए 3 अंकी व्यक्तिक, ठीक है ना, संख्या पिन है। पिन में 1 से 7 तक अंक है, कोई अंक दोबारा नहीं आता। पिन के अंक बाएं से दाएं तरफ घटते हुए क्रम में है, मतलब इस तरह है। बाएं से दाएं का मतलब इधर से आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद आगे है कि पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है। अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है, मतलब आप कितना बार अटेम्प्ट करेंगे कि आप कभी ना कभी तो पिन का पता कर ही लेंगे ना। तो देखिए क्वेश्चन आप समझे नहीं होंगे बहुत लोग, लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आपके पास संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7, इससे पिन बनाना है आपको 3 अंकों का। कंडीशन ये है कि पिन आपके बाएं से दाएं की ओर है, घटते क्रम में, सबके बीच अंतर होना चाहिए 2, हर डिजिट के बीच 2 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए पहला पिन आप ऐसे बनाइए, 7 6 नहीं लेंगे क्योंकि 2 अंतर नहीं हो रहा, तो 7 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। देखिए पहला पिन संभव है, 2 2 का अंतर है ना। फिर हम ले लेते हैं 7 5 2, ये भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3, बोल रहा है कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोल रहा है कि 2 का ही अंतर होना चाहिए। देखिए कम से कम, तो ज्यादा तो अंतर हो ही सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ले लीजिए 7 5 1, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद और कुछ पॉसिबल है क्या? तो देखिए 7 से ही चलते हैं, यहां पे ले लेते हैं 7 4 2, कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ 3, यहाँ 2 का गैप है। फिर ले लेते हैं 7 4 1, कोई दिक्कत, ये भी हो गया पॉसिबल। अब यहां 7 में पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाएगी। अब चलते 6 पे, तो 6 4 2, 2 2 का गैप हो गया। फिर हम ले लेते हैं 6 4 1, अभी भी पॉसिबल है। अब हम चलते हैं 5 पे, 1 2 3 4 5 6 7, अब ले लेते हैं 5 3 1, कोई दिक्कत है? अब और भी पॉसिबल है क्या? तो 5 3 1 तो आप ले लिए, तो कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी कुछ 2 पॉसिबिलिटीज होगा, कहीं ना कहीं ढूंढिए। 7 5 3 आप ले लिए, 7 5 2 ले लिए, 6 4 2 ले लिए। हाँ एक चीज और है, अभी 6 3 1 बन रहा है ना, अभी भी गैप। उसके बाद 5 3 1 ले लिए आप, 5 4 नहीं ले सकते, 6 6 3 1 ले लिए, 6 3 2 नहीं ले सकते, 6 5 6 4 आप नहीं ले सकते। यहां पे एक पॉसिबिलिटी 7 के साथ और बनेगा क्या? 7 3 1 भी तो ले सकते हैं ना, ठीक है, 7 3 1 भी ले सकते हैं। देखिए यहां भी अभी पॉसिबिलिटीज बन रहा है, इससे ज्यादा आप अब पॉसिबिलिटीज नहीं बना सकते। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही 10 पिन आप बना सकते हैं, या यही 10 पिन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ताला खोलने के लिए। तो मेरा सही जवाब है 10। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत काम का चीज है। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट। यदि किसी वृत्त पर एक समान दूरी में 8 बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा मानकर या लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। मान लेते हैं एक ये वृत्त है, 8 बिंदु है, 1 2, या बिंदु बोल रहे हैं ना तो बिंदु लीजिए,
बिंदु अगले कलर से ले लें, दूसरे कलर से लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कह रहा है कि व्यास को एक भुजा मानिए और शीर्ष से उसको समकोण त्रिभुज बनाइए। तो कितना बना सकते हैं? मान लेते हैं कि ये एक व्यास है, हम इससे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए, पहला ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा, ठीक है, मान लीजिए यहां बिंदु है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, ये रहा। तो 3 आप इधर बनाए, 4 5 6, मतलब एक व्यास से आप, व्यास नंबर 1 से आपने 6 ट्राइंगल बनाया। अब यहां पे कितना व्यास है? तो देखिए, अगर एक सर्कल ये है तो एक व्यास, 8 बिंदु हो तो 2 व्यास, 3 व्यास और 4 व्यास, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही 8 बिंदु से आप केवल और केवल 4 व्यास ड्रॉ कर सकते हैं। 4 व्यास ड्रॉ कर सकते हैं। एक व्यास पे 6 ट्राइंगल बनता है, तो 4 व्यास पे कितना ट्राइंगल बनेगा? 6 गुना 4 24 ट्राइंगल, और यही आपका सही जवाब है। देखिए, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। देखिए, सी सेट में आपसे ना, आपको बेसिक तो पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर का, लेकिन उसके साथ साथ ना आपको ट्रिक पता होना चाहिए। आपके अंदर लॉजिक, मतलब सोचने की क्षमता होनी चाहिए। आप कितना जल्दी किसी प्रश्न को ग्रैब कर पाते हैं। डेटा सफिशिएंसी में आपको ये सोचना चाहिए कि क्या हम उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस तरह के प्रश्नों में आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। पिछले ताला वाला, पिन वाले क्वेश्चन में आप अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सी सेट में सिर्फ आप ये सोचेंगे कि मैथ्स रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ के हम सवाल को हल कर लेंगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है। आपको बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा आपको लॉजिक पे ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपके कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो आप अपने लेवल को वहां लेके आइए। इसलिए कहा जाता है कि सी सेट को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि एग्जाम और भी डिफिकल्ट हो जाए। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही प्रश्न पे बातचीत करेंगे। अगले एक सेशन में जो बचे क्वेश्चन है हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप इसको बहुत अच्छे से देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको दोनों सीरीज कैसा लगा। और जिन बच्चों ने अभी सीरीज को नहीं देखा है, तो आप दोनों सीरीज को देखिए और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको अगले सीरीज को देखकर मजा आएगा। तो लास्ट में कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से आपके मतलब पता लगता है कि आप उसको कितना समझ पाए, या आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो वहां से हमें पता लगता है कमेंट पढ़ के। तो चलिए, आज के लिए हम यहीं पे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।